हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय पेड़ हमारे मित्र को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और इसके महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 13, पेड़ हमारे मित्र यानी पेड़ हमारे दोस्त है। पाठ परिचय में हम जानेंगे पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें प्राणवायु यानी हमें ऑक्सीजन देते हैं। माँ की तरह ये हमारे भरण पोषण में मदद करते हैं। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इनकी कटाई को रोकने के लिए बहुत लोगों ने समय समय पर अनेक प्रकार के आंदोलन भी किए हैं, अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए हैं। हमें इनके महत्व को समझना होगा, इन्हें कटने से बचाना होगा और साथ ही नित नए पेड़ भी लगाने होंगे। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ने वाला था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। उसे बहुत अच्छा लगता था पेड़ लगाने का। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उनसे पौधा तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वह छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष यानी बड़े पेड़ बन जाया करते थे। सुंदरलाल की जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज नियमित यानी रोजाना रूप से डेली रूप से नियमित रूप से स्कूल विद्यालय जाता था। गुरुजी को पाठ पढ़ाते गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम यानी फर्स्ट आया करता था। यानी उसका व्यवहार, उसके कार्य भी अच्छे थे और उसकी शिक्षा में रुचि भी बहुत ज्यादा थी। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 साल का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों की तरह ही दिखाई देने लगे। उसने अपनी एक बड़ी मंडली, मित्र मंडली यानी दोस्तों की मंडली तैयार की। उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना यानी प्यार की भावना जागृत करी। उसका कहना था कि पेड़ हमारे माता पिता के जैसे हैं, यानी माता पिता के समान हैं। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार से ये वृक्ष यानी पेड़ पौधे धूप, वर्षा, जाड़ा यानी सर्दी, धूल आदि सब अपने ऊपर सहकर हमें सुख देती है, क्योंकि वो हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देती है और ये हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता है तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई पेड़ नहीं, उसके शरीर का कोई अंग ही काट रहा हो, क्योंकि वो पेड़ों को समझता था, उसने पेड़ों पे मेहनत की थी। वह उनसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उसे लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाता था, क्योंकि वो पेड़ों को अपना अपना सदस्य, अपने परिवार का सदस्य मानता था। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते हुए देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा यानी बेचैन हो गया। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को समझाने लगा। पर उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी हुई। उसने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है, यानी इतनी बड़ी मात्रा में भी लोग पेड़ों को काट सकते हैं। सुंदरलाल का कंपनी के उन मजदूरों पर कोई बस नहीं चला, कोई जोर नहीं चला, पर उसे इतना भयंकर परिणाम यानी नतीजा दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले लोग अनाथ रह जाएंगे। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि यानी अपने खुद की गलती से भरा हुआ था।
वह उस कंपनी के मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं पाया। उसे इसकी अपने अंदर एक हीन भावना आ रही थी। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपनी प्रिय मित्र मंडली की सभा बुलाई और उस सभा में गांव के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ काटने से पैदा होने वाले खतरे के बारे में बताते बताते उसकी आंखें झलक पड़ी। यानी वो ये बताते बताते रो पड़ा, उसके आंसू आ गए। वो कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियां मेरे माता पिता के सर पर ही चल रही है। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधे वनों के वैज्ञानिक महत्व को भी भले प्रकार से समझने लग गया था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा नहीं होगी तो सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसे अकाल की स्थिति बन जाएगी। बाहर से अनाज मंगाने के लिए लोगों के पास धन कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। नतीजा यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी यानी उसकी आवाज का प्रभाव व मन की कल्पना की भावना थी। उसने ये सभी पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है। उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने अपने मित्रों यानी दोस्तों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं शुरू की, सभाओं का आयोजन शुरू किया और लोगों को वृक्षों का यानी पेड़ों का महत्व और उनके कटने से सिर पर मंडराने वाले खतरे के बारे में सचेत किया, जागरूक किया। उसने इनके बारे में सरकार को बहुत पत्र लिखे। तरु रक्षण यानी पेड़ रक्षण और वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने वाली संस्थाओं को गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्ष की कटाई रोकने का एक नया तरीका भी समझाया कि जब कंपनी के मजदूर किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाए। इससे कंपनी के मजदूर उस वृक्ष को नहीं काट पाएंगे। जब पेड़ से मजदूर लटक जाएंगे तो वो पेड़ नहीं कट पाएगा। सुंदरलाल ने इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता यानी लोगों में प्यार देने वाली लोकप्रियता मिली। जहां भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य व्यक्ति किसी वृक्ष को काटने लगता तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी को चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यानी इस जो आंदोलन शुरू हुआ उसको चिपको आंदोलन क्यों कहा गया? क्योंकि पेड़ से लोग चिपक जाया करते थे। और सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इसी के साथ आज की हमारी ये हिंदी साहित्य की कक्षा समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।